और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। सर अक्षांश और देशांतरों की बात करें, क्या क्या होते हैं अक्षांश और क्या होते हैं देशांतर। मैं आपसे सीधी भाषा में पूछूं, अक्षांश किसे कहा जाए? अक्षांश किसे कहा जाता है? अक्षांश किसे कहा जाता है? अरे नॉर्मली कह दो, पृथ्वी पर काल्पनिक आड़ी लाइनों को क्या कहते हैं? अक्षांश। और पृथ्वी पर काल्पनिक खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांत। देखो सर अक्षांश की बात करें, अक्षांश पूरे विश्व की धरातल, अक्षांश की बात करें, धरातल के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको किस नाम से जाना जाए? भूमध्य रेखा। क्या नाम से जाना जाए? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का ही दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कह सकते हो, भूमध्य रेखा कह सकते हो, 0 डिग्री रेखा भी कह सकते हो, और इसको इंग्लिश में कह सकते हो इक्वेटर। क्या कह सकते हो? इक्वेटर भी कहा जा सकता है। विषुवत रेखा, 0 डिग्री, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाए। ध्यान रहे आपको, 0 डिग्री रेखा पृथ्वी को, धरातल को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। हमें दिख रहा है कि ये भाग कौन सा है? उत्तरी भाग। कौन सा है? उत्तरी। और ये भाग कौन सा है? दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी भाग। सर उत्तरी और दक्षिणी भाग बांटा गया है, तो आपको याद रहे पृथ्वी एक गोले की आकृति की है। गोले को 2 भागों में बांटा है, एक उत्तर हुआ है, एक दक्षिण हुआ है। उत्तर को कह देंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तर को क्या कह देंगे? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये लो जी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और बातें की जाए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर काल्पनिक रेखाएं खींची जाए, काल्पनिक रेखाएं खींची जाए, तो सर मैं यहां से 1 डिग्री का कोण बनाता हूं। कितने डिग्री का कोण बनाता हूं? 1 डिग्री का अगर कोण बनाऊं तो मुझे पता है कि मैं यहां पहुंचूंगा 1 डिग्री कोण पर। भाई अगर मैं यहां आपका चंदा होता वो रखूं और 1 डिग्री का कोण बनाऊं, यहां पहुंचूंगा। और मैंने इस काल्पनिक रेखा को 1 डिग्री पर खींच दिया। कितने डिग्री पर खींचा? 1 पर। इसके बाद वापस रखा 2 पर, 3 पर, 4 पर, और मैं लास्ट कहां पहुंचूंगा? 90 डिग्री पर। लास्ट कहां पहुंचूंगा? 90 डिग्री पर। ये लो जी, यहां मैं लास्ट 90 डिग्री पर पहुंचा, और 90 डिग्री को अपन कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव का मतलब कौन सी दिशा है? उत्तरी। कौन सी दिशा है? उत्तरी दिशा होने के कारण इस ध्रुव को किस नाम से जाना जाए? उत्तरी ध्रुव। ऐसी की ऐसी बात अपन दक्षिणी गोलार्ध में करें, 1 डिग्री को मिलाया जाए यहां, 1 2 3 4। अगर लास्ट में पहुंचूंगा तो कहां पहुंचूंगा? 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री दिशा कौन सी है? दक्षिण। और इसको क्या कहा जाए? ध्रुव। क्या कहा जाए? ध्रुव। कौन सा ध्रुव है? दक्षिण ध्रुव। इसका मतलब सर पृथ्वी के बीच वाले भाग को भूमध्य रेखा कहा जाए, और उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव कहा जाए। सर मैं जैसे जैसे रेखाएं खींच रहा था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अपन लास्ट 90 डिग्री पर पहुंचे। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध के अंदर कुल रेखाएं कितनी खींची आपने? 90। कितनी खींची? 90। आपने इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में कितनी खींची? 90। और आपको एक रेखा और है आपके पास, जिसे आपने 0 डिग्री कहा है, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, तो इसका मतलब एक और आपके पास। तो आपके धरातल पर कुल कितने अक्षांश है? धरातल पर कुल कितने अक्षांश है? 181। कितने हैं? 181 अक्षांश। सीधा आपसे प्रश्न पूछे, धरातल पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? धरातल पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि धरातल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाएं कितनी है? 100। अक्षांश रेखाएं कितनी है? 100। 180 है क्या? देखिए आप ढंग से, क्या 90 डिग्री पर मैंने कोई रेखा खींची थी क्या? क्या यहां 90 डिग्री पर कोई रेखा खींची है मैंने? नहीं खींची। इसका मतलब 2 रेखाएं कम है। 2 रेखाएं कम है। कुल अक्षांश 181, लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 या 179। ये अक्षांश रेखाएं। सीधा प्रश्न पूछे, अक्षांश 181 और अक्षांश रेखाएं कितनी? 179। बात समझ में आ रही है? सर अब बात करें, हमारा भारत कहां है? यहाँ पर भारत की जानकारियां लेनी है। भारत कहां है? हमें सबको पता है, जहां तक ज्ञान है, कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के
बीचों बीच गुजरती है। सर कर्क रेखा कहाँ है? अपन भारत को इस 90 डिग्री को हमें पता है कि धरातल जो पृथ्वी है वो कुल कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्षांश पर झुकी हुई है। झुकी होने के कारण जो रेखाएं हैं उन काल्पनिक रेखाओं के बीच में कहीं ना कहीं सूर्य सीधा चमकता है। काल्पनिक रेखाओं के सूर्य कहीं ना कहीं सीधा चमकता है। क्या पूरी धरातल पर सूर्य का प्रकाश सीधा पहुंचता है? नहीं पहुंचता सर। पूरे धरातल पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंचता। कारण क्या है? किस कारण से? पृथ्वी का झुकाव। कितने डिग्री झुकाव है? 23.5 डिग्री। इसके आगे बात करें, देखो ये लो जी, पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। सर कर्क रेखाओं के ज्ञान की बात बाद में करेंगे, पहले ध्रुवों की बात करें। देखो ये रहा अपना सूर्य। क्या है? सूर्य। क्या सूर्य का प्रकाश सभी जगह सीधा पहुंचता है? नहीं पहुंचता। कारण देखिए, सूर्य अगर मान लीजिए, हमें सदैव पता है कि 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा हमेशा चमकता है, लगभग यही रहता है, और वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पर सीधा चमके। ये लो जी, प्रकाश यहाँ है, सूर्य की किरणें यहाँ है। सूर्य की किरणें जब यहाँ होगी तो क्या लगता है कि इस वाले भाग में सूर्य का प्रकाश पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। सूर्य का प्रकाश क्या पहुंच पाएगा? नहीं सर। क्या यहाँ पहुंच पाएगा? यहाँ तो थोड़ा बहुत पहुंच सकता है, यहाँ थोड़ा पहुंच सकता है। जैसी स्थिति अपन देख रहे हैं, यहाँ पर तिरछी पहुंचेगी, यहाँ पर तिरछी सूर्य की किरणें पहुंचेगी। आगे इस भाग से आगे सूर्य की किरणें जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाने के कारण हमें पता है कि ध्रुवों पर सूर्य नहीं चमकने के कारण यहाँ सदैव क्या है? बर्फ। सदैव क्या है यहाँ पर? बर्फ। ये तो बात ध्रुवों की हुई सर। और बात करें, ध्रुवों पर सदैव बर्फ है। और बात करें सर, 23.5 डिग्री झुकाव के कारण जो धरातल पर मानक रेखाएं ली गई है, उन 23.5 डिग्री को लिया गया। किन रेखाओं को लिया गया है? 23.5 उत्तरी अक्षांश। 23.5 उत्तरी अक्षांश को अपन कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 दक्षिणी गोलार्ध की रेखा को क्या कहते हैं अपन? 23.5 दक्षिणी गोलार्ध की रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। सूर्य सदैव कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चमकता है। इससे ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। सर कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है? 21 जून को। कब चमकता है? 21 जून को। इसीलिए भारत में या कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को धरातल पर सबसे बड़ा दिन है। और सबसे छोटा दिन कब होगा सर? जब मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। और कब चमकेगा? 22 दिसंबर को। कब चमकेगा? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसीलिए 22 दिसंबर को भारत या कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा। सबसे छोटा दिन होगा। और रात बड़ी कब होगी धरातल पर? 23.5 उत्तरी अक्षांश पर। 23.5 उत्तरी अक्षांश पर सबसे बड़ी रात कब होगी? सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। कब होगी भाई? जिस दिन छोटा होगा उस दिन रात बड़ी हो जाएगी। अच्छा, रात छोटी कब होगी कर्क रेखा पर? 21 जून को। कब होगी? 21 जून को। और यहां पर दिन बड़ा कब होगा? 21 जून को। कब होगा? 21 जून। अब सर हमें पता है कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब भारत या तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। क्या पता कर सकते हो ऐसी स्थितियों से? क्या पता किया जा सकता है? क्या पता किया जा सकता है क्या अक्षांशों से कि भारत कहाँ है? नहीं सर, कभी पता नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे को एक और रेखाएं चाहिए जिन्हें कहते हैं देशांतर। जिन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। क्या चाहिए? देशांतर। आड़ी लाइनों को अक्षांश का, तो खड़ी लाइनों को क्या कह दोगे आप? देशांतर। क्या कह दोगे? देशांतर। ये अपना पृथ्वी, ये अपनी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच एक अगर कोण बनाया जाए, बीचों बीच काल्पनिक कोण बनाया जाए,
कहीं पर भी आप गोले के कहीं पर भी एक रेखा खींचिए, कोई दिक्कत नहीं, उस गोले को अपन क्या कह देंगे, 0 डिग्री। उसे क्या कह देंगे, 0 डिग्री। अगर आप एक गेंद लो और गेंद के चारों ओर एक रेखा खींच दो, उसे आप 0 डिग्री भी कह सकते हो या 360 भी कह सकते हो। उसे क्या कह सकते हो, 360। क्या कह सकते हो, 360। 0 डिग्री या 360 डिग्री को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाए, ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री या 360 डिग्री रेखा को किस नाम से जाना जाए, ग्रीनविच। क्यों सर, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री या 360 डिग्री ब्रिटेन की एक शहर है जिसका नाम है लंदन। जिसका नाम क्या है, लंदन। और लंदन का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। जिसका नाम क्या है, ग्रीनविच। लंदन के शहर ग्रीनविच के बीचों बीच 0 डिग्री या 360 डिग्री रेखा गुजरती है, इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाए, 0 डिग्री कहा जाए या 360 कहा जाए। सीधा सा अर्थ है कि सर धरातल पर कुल कितने देशांतर है, 360। कितने हैं, 360। धरातल पर कितने रेखा है, 360। देखो, अगर कोण बनाए जाए, अगर किसी भी प्रकार से कोण बनाए जाए धरातल पर, बनाए जा सकते हैं कैसे, बनाए जा सकते हैं कैसे, देखो, धरातल पर अगर देशांतरीय रेखाएं खींचनी है तो धरातल के चारों ओर जो रेखाएं खींची जाए उन्हें देशांतर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर। क्या सर जी, लाइट नहीं है क्या, चलो यार पंखा, पंखा चलो यार। मजा नहीं आ रहा क्लास, खाली खाली है, मजा ही नहीं आ रहा क्लास। क्या हो रहा है, हाँ सच में क्लास का मजा नहीं आ रहा मेरे को। तुम बैठे हो ऐसे भोले भोले ऐसे देख रहे हो, हाँ क्या हो क्या रहा है, मजा ही नहीं आ रहा क्लास का। कैसे जी, क्लास का मजा नहीं आ रहा है मेरे को, हाँ क्या हो क्या रहा है। या तो डेली ज्यादा बच्चों में क्लास लेने के कारण मजा ज्यादा अलग आता है, हाँ? तो टेबल है खाली पड़ी है, तुम सुनने सुनने बैठे हो, मौसर मायड़ा सा, हाँ मौसर बैठे अगला के दुख हो रही है बैठे है, जिम्मा कौन जिम्मा, हाँ ए सुनना सुनना के बैठे, मैं आता ही था ना, मैं थका देख रहे मंडा देख रहे, मैंने थोड़ा एहसास हुआ कितना सुनना बैठे होते, हाँ मन मजो को सही में क्लास, हाँ आज बिल्कुल मारे मतलब जी बोरिंग हुआ ना दरीबिया, मैं थान देख रहे बोर को कहना मन देख रहा है कोनी अपन थान देख रहे बोर, मतलब ये थे ये मन ये लाग रहे है कि जाने कोई मार्ग को बुला रहा है रिकॉर्डिंग करो गाणो, मेरे को खुद को देखो एंजॉयमेंट चाहिए, तुम जैसे बोलोगे हंसोगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा ओ बोल, हाँ पैसे दिए बोल, हाँ? तो बोल, हाँ? सच में से मैं खुद बोरिंग हो गया, मैं बोर हो गया, हो क्या रहा है क्लास, या तो मेरे ख्याल से मैं ज्यादा बच्चों में लेता हूं तो फिर लग रहा है मेरे को कि आज कम बच्चे, हाँ डेली ज्यादा बच्चों में क्लास होती है तो लग रहा है मेरे को, या तुम ऐसे हो बेडोड़ो ऐसे कैसे बैठे हो तुम, हाँ पहले हंसो सीरियस होके बैठे, आधी टेबल खाली पड़ी है आधे पर बैठे है यार कहीं है उरे, हाँ? क्या हो रहे हैं, क्या सर जी, इस रिकॉर्डिंग को चालू करके आप जाओ बाहर, एक तो कैसर जी दिखे मेरे बैठे बैठे, कठिन मुंडा फाड़ू रहे कैसर जी सीरियस उड़ा मोबाइल में लाग रहा है, कठिन लाग रहा हो, हाँ? वो क्या रहा है, माहौल थोड़ा सा कम है ना, माहौल कम है, माहौल मिले तब मजा आए क्लास का। अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग वाला मामला गलत है अभी इतने बच्चों में, रिकॉर्ड क्लास भरी हो ना, फिर पढ़ाने का मजा है और पढ़ने वाले को मजा है, हाँ? अब होता ही है मेरे को डर लग रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं कुछ बोल गया उल्टा सुल्टा तो ये कहेंगे कि ये क्या बोल दिया आपने, हाँ? क्लास बार टेबल में टापर पूरा भरया हुआ है, तो यहाँ लागे मन के हाँ रिकॉर्डिंग भी करो कोई दिक्कत को नहीं, ये तो अगर ये स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करे तो अलग बात है, इतने बच्चों में रिकॉर्डिंग गलत है ना? अब ये क्लास को दिखा नहीं सकते कि भाई बच्चे बैठे हमारे पास में, बच्चा बैठा घटा है,
जो हमारी पकड़ ले होते भारती तो कोई आज कोई काम से आई थी है? ये मेरी छोटी सिस्टर मानो, इसे छोटी सिस्टर है ये आज कोई काम ही आई थी। ये सुबह सुबह बोल गया सर मैं आ रही हूँ, मैं कहा आजा। वो तो आए, बस सुबह सुबह सुनने सुनने दो चार आए तुम। मैं कहा ये इतनी, कहा इतनी, मैं कहा मरवा दिए रे। मेरे को पहले फोन करके कहा कि सर 40-50 टब्बर 40-50 तो ठीक है मामला, 40-50 का उल्टा हो गया, 10% मिले, ऐसे कैसे हो सकता है रे? क्लास जब बड़ी हो ना तो आदमी का कॉन्फिडेंस भी रहे, आपका भी कॉन्फिडेंस हाई रहे। अब मुझे मत मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ ना, तुम्हें आके फाड़ फाड़ दे दूँ। बोल पैसे दिए पैसे दिए है ना, हंस हंस के पढ़ना है, ऐसे सीरियस होके नहीं पढ़ना है ना। तुम अगर सीरियस रहोगे ना तो मैं तुम्हारे से डबल सीरियस हो जाऊंगा फिर, ना तो तुम्हारे समझ में आएगा ना मेरे आएगा। पढ़ा क्या रहा हूँ तुम्हारे ये भी नहीं आएगा, पढ़ क्या रहे है ना। तुम एकदम आराम से एंजॉयमेंट से बैठे रहो, ठीक है। मैं यहाँ देशांतर बता रहा हूँ, तुम्हारे मन में आ रही है देसी की अक्षांश हो रहे हैं तुम्हारे, अक्षांश मन में हो रही है, अक्षांश क्या गुरुजी क्या अक्षांश हो रहे हैं। ज्योग्राफी वाला चैप्टर, हालांकि ज्योग्राफी का पोर्शन थोड़ा सा बोरिंग रहता है, बोरिंग का मामला ज्योग्राफी का बोरिंग रहता है। ज्योग्राफी पॉलिटिकल में आप मजाक नहीं कर सकते। मैं अब यहाँ क्या मजाक करूं, बताओ तुम। अक्षांश को नचाओ, कैसे नचाओ, थोड़ा डांस करवा के दिखा दो है, अक्षांश रेखा कैसे नाचती है, या फिर देशांतरों को नचाओ। ऐसा नहीं हो सकता सर, थोड़ा मोटा मोटा है। तुम हंसते रहोगे तो समझ में आ जाएगा, अन्यथा ऐसे सीरियस रहोगे न तो तुम्हारे समझ में आएगा। बाहर जाने के बाद मैं ये सोचूंगा बच्चों को पढ़ा के क्या है आज। सच बात है, अभी 10 एक दिन पहले मेरी एक सबसे बोरिंग क्लास गई, क्योंकि मैं एक जागरण में था। मैं सही बता रहा हूँ, सच में जागरण में मैं पूरी रात जागरण, क्योंकि रूम के पास ही जागरण लगे, रूम के पास जागरण लगे। मैं रात को जाके बैठ गया वहां, पूरी रात चाय पकौड़ी फ्री वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो खिला पिला रहे, मैं बैठा रहा पूरी रात। सुबह पता ही नहीं मैं क्लास लेनी है क्या, भजन सुनता रहा, आराम से डांस देखा। अब सुबह 8 बजे मेरे को आई नींद, और मेरी पहली क्लास 9 बजे से, 9 बजे मेरी क्लास। मामला गड़बड़ हो गया, जल्दी जल्दी नहाया, 8-1 बजे रोटी नहीं खाई, क्योंकि नींद में ज्यादा क्या भूख वाला मैटर कम हो जाता है, वो रोटी खाई नहीं। अब क्लास में चला गया, क्लास में जितना जोर करना था ना वो जोर कर रहा, मुझे लग रहा वो जोर जोर से बोल रहे हैं, पर टाबर नींद ले रहा खुद, आधे टाबर जागने में बैठे थे वो खुद सो रहे टाबर। ये क्या मैटर है। मैं बाहर आके सोचा यार पढ़ा के क्या है आज, सच में मैं आधे पौने घंटे में ये सोचा पढ़ा के क्या है। मैंने आते बाहर आते हुए डायरेक्टर को कह दिया कि देखो आज वाली क्लास ना तो मुझे पता है मैं क्या पढ़ा के आया, ना बच्चों को पता है। मेरे ख्याल से बच्चों को पूछा गया आज क्या पढ़ा के गए सर, पता ही नहीं है ना। क्योंकि नींद में क्या हो जाते है सीरियस, है ना। तो सीरियस नहीं होना है बिल्कुल भी, सीरियस रहोगे नहीं समझ में, थोड़ी सी हलचल करते रहो। तो क्या रिकॉर्डिंग होना तो मेरे को लगे कि बच्चों की समझ में आ रहा है ना। हलचल करते रहो। हाँ? वो पुरानी बींदनी नहीं होती थी, हाँ? वो पुरानी बींदनी को नहीं होती ब्याह कमाई ने, हाँ? जो कि मतलब एल्बम कमाए फोटो देखे जाकर तो वो पोच, वो ये बड़ा ये होता सामने जेठ जी खड़े हैं, जेठ जी कह रहे बिननी घूटो, बिननी बेचारी तो नहीं खड़ा बैठी है, तो भी हो रही था की हालत, आजकल की मॉडर्न बिननी बनो देखो। और कैमरे को ऐसा छोड़ते हैं कि कैमरा है ही नहीं, है ना। अपन नॉर्मल चलते हैं, नहीं चलने दो, ये चल रहा है तो चलने दो, अपन नॉर्मली चलेंगे, ठीक है। देखो धरातल पर सबसे बीचों बीच रेखा गुजरने वाली कौन सी है, ग्रीनविच। देशांतर कौन सा है, ग्रीनविच। किस शहर का शहर है ग्रीनविच, लंदन। जिसे 0 डिग्री या 360, इसी का दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, देशांतर रेखाएं ग्रीनविच रेखाएं हैं 0 डिग्री। धरातल पर टोटल देशांतर कितने हैं, 360। कितने हैं, 360। और हमें पता है कि भारत पूर्व दिशा में है या पश्चिम दिशा में, आपको शायद ज्ञात हो। भारत पूर्व दिशा में है धरातल के या पश्चिम दिशा में,
सर पहले तो ये बताओ कि पूर्व या पश्चिम दिशा का निर्धारण किसने किया? पृथ्वी तो पूरी गोल है, पृथ्वी तो पूरी गोल है, इसका पूर्व या पश्चिम कैसे बताया जा सकता है? इसीलिए 22 अक्टूबर 1984, कौन सी तारीख है? 22 अक्टूबर 1984 को अमेरिका के वाशिंगटन शहर में, अमेरिका के कौन से शहर में? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन शहर में एक भूगोलवेताओं का सम्मेलन बुलाया गया और कहा गया कि भाई ग्रीन जो रेखाएं हैं अपनी देशांतर, उनका एक सेंटर बताओ। उनका क्या बताओ? एक सेंटर। भाई उनका बीच वाली कौन सी रेखा को माने? इसीलिए वहां भूगोलवेताओं ने कहा कि जो ग्रीनविच शहर से जो बीचों बीच रेखा जा रही है उसको 0 डिग्री मान लिया जाए। उसको क्या मान लिया जाए? 0 डिग्री या 360 मान लिया जाए, जिस रेखा को नाम भी क्या दे दिया अपन ने? ग्रीनविच रेखा। अब इस रेखा पूरे धरातल के चारों ओर घूमी हुई है रेखा, धरातल के चारों ओर घूमी हुई। अगर धरातल के चारों ओर है तो हम पूर्व और पश्चिम का निर्धारण भी कर सकते हैं। पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, ये पूर्व हो गया, वो कौन सा हो गया? पश्चिम। और हमें सबको ज्ञात है कि भारत का जो मानक समय है वो कितना है? भारत का मानक समय कितना है? 5:30 बजे। कितना है? 5:30 बजे। अपन 5:30 को रेलवे के टाइम से मिलाए तो ये लिखा जाए 17:30, 17:30 ये लिखा जाए। क्यों लिखा जाए? कारण यह है कि अगर सर 0 डिग्री माना है तो यहां पर मानक समय भी लेना होगा, और मानक समय यहां लिया गया 12 बजे। मानक समय यहां कितना लिया गया? 12 बजे। आप धरातल पर इस देशांतरों के आधार पर पूर्व की ओर अगर जाओगे तो हमेशा समय प्लस होगा। समय क्या होगा? प्लस। और अगर पश्चिमी दिशा की ओर जाओगे तो कौन सा होगा? माइनस। पश्चिम दिशा की ओर जाओगे तो कैसा होगा समय? माइनस। इधर जाओगे तो सर समय अपना भारत का प्लस हो रहा है कि माइनस? भारत का प्लस हो रहा है कि माइनस? प्लस हो रहा है। 17:30, इसका मतलब प्लस हो रहा है सर। माइनस होता तो कम करते अपन 12 से, तो प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब भारत पूर्व दिशा में है या पश्चिम दिशा में? पूर्व दिशा में। भारत किधर है? पूर्व। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं भारत यहाँ है। अपन ने वहां देखा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में? और इधर देख लिया अपन ने कौन से में? पूर्वी गोलार्ध में। किसमें? पूर्वी गोलार्ध में। तो यहां कह सकते हैं कि सर यहां पर अपना भारत है। पता चला? भारत यहां है। अब आप देखिए, अपन ने रेखाएं खींची थी यहां, जो अक्षांश रेखाएं खींची थी, अपन ने इन अक्षांश रेखाओं को कहा था उत्तरी अक्षांश। क्या कहा था? उत्तरी अक्षांश कहा था। क्या? उत्तरी अक्षांश। और इन रेखाओं को जो पूर्व की ओर देशांतर खींचे गए हैं, इन्हें कह देंगे पूर्वी देशांतर। इन्हें क्या कह देंगे? पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर है, ये उत्तरी अक्षांश है। इसीलिए अपन भारत का जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे तो भारत के चाहे यहां से कोई रेखा गुजर रही हो, चाहे ऊपर से कोई रेखा गुजर रही हो, अपन कहेंगे उत्तरी अक्षांश। अपन क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। अब भारत के चाहे इधर से कोई रेखा गुजर रही हो, चाहे इधर से गुजर रही हो, अपन क्या कहेंगे उसको? पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। बात समझ में आ रही है? सर धरातल या विश्व के अंदर भारत कौन सी दिशा में है? विश्व में भारत कौन सी दिशा में? ग्लोब पर उत्तर पूर्व में। किधर है? उत्तर पूर्व में, बीच में। अब बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तारों की। देखो, भारत के अक्षांश और देशांतर बात करें। अक्षांश, भारत का मैप तो आता होगा आपको, ढंग से आता है या ऐसे नॉर्मली? नॉर्मली आता है? थोड़ा बनाना सीख लो भैया। देखो, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसे पढ़ा जाए? अक्षांश कैसे हैं, देशांतर कैसे हैं? अपन ने अभी बात की थी, भारत कौन सी दिशा में? उत्तर में है या दक्षिण में है विश्व में? उत्तर में। किधर है? उत्तर में। भारत देशांतरों के हिसाब से पूर्व में है या पश्चिम में? पूर्व में। किधर है? पूर्व में। सबसे पहले अक्षांशों की बात करें सर, अक्षांश रेखाएं अपन ने देखा कितनी है टोटल अक्षांश रेखाएं? अक्षांश कितने? 181। टोटल कितने अक्षांश? 181 अक्षांश। और देशांतर कितने हैं? देशांतर कितने? 360। ये लो जी, देशांतर रेखाएं टोटल धरातल पर 360 है और अक्षांश रेखा 181 है। टोटल अक्षांश 181 है।
अब बात करते हैं सर, भारत को हमने देखा है कि उत्तर और पूर्व दिशा की ओर है। जब उत्तर दिशा की ओर है तो यहां पर अगर कोई भारत के नीचे से कोई रेखा गुजरती है, कोई अक्षांश गुजरता है, तो इसका मतलब या तो भूमध्य रेखा के आसपास ही हो सकता है, भूमध्य रेखा के आसपास हो सकता है। क्या भारत से भूमध्य रेखा गुजरती है क्या? नहीं गुजरती, भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। इसीलिए भारत का दक्षिण से जो अक्षांश गुजरता है उसे कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। क्या कहते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश होगा या दक्षिणी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश होगा या दक्षिणी अक्षांश? दक्षिण होगा। अभी बताया था मैंने, विश्व के आधार पर देखो कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश। कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश। ये लो जी, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 3 मिनट, 37 डिग्री 3 मिनट। कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन सा होगा? उत्तरी अक्षांश। यहां तक किस देश का विस्तार है? भारत का। किसका विस्तार है? भारत का। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 3 मिनट। आगे और बात करें, अब देखो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार भारत से कुछ नीचे की ओर दिख रहा है। भारत से नीचे की ओर दिखना, इसका मतलब सर यहां से कोई ना कोई दूसरा अक्षांश गुजरता होगा, यहां से कोई दूसरा अक्षांश गुजरता होगा। कौन सा गुजरता है सर? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। भारत के या भारत का अक्षांश से विस्तार आपसे सीधा सीधा पूछे तो आप कहां से कहां तक लिख के आओगे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 3 मिनट, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। बात समझ में आ रही है? अगर संपूर्ण भारत का पूछे तो यहां से स्टार्ट कर देना, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 3 मिनट। अब बात करें सर देशांतरों, यही बात कर ले भारत के देशांतरों की। देखो भारत का देशांतर, हमें पता है कि भारत के सर यहां से कोई ना कोई रेखा गुजरती होगी, भारत के उधर से भी कोई ना कोई एक रेखा जरूर गुजरती होगी, कोई ना कोई तो रेखा गुजरती होगी। और अपने को पता है कि भारत देशांतरीय आधार पर कौन सी दिशा में है? पूर्व या पश्चिम? पूर्व। इसका मतलब भारत के आसपास से जो देशांतर गुजरते हैं वो कौन से देशांतर होंगे? पूर्वी देशांतर। कौन से होंगे? पूर्वी देशांतर। और यहां से कौन सा पूर्वी देशांतर गुजरता है? कौन सा गुजरता है? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यहां से गुजरता है। और उधर से कौन सा गुजरता है सर? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर? पूर्वी देशांतर। बात समझ में आ रही है? आ रही है क्या समझ में बात? अक्षांश और देशांतर। पूर्वी देशांतर आपसे सीधा पूछे भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से स्टार्ट है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। बातें समझ में आ रही है? इसके बाद की और बात करें सर, अब भारत का उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्से की बात करें या दक्षिणी स्थल या उत्तरी स्थल की बात करें कि भारत का यहां पर सर सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है भारत का? भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? हिंदू। कौन सा है? अरे कौन सा है? इंदिरा कोल या पॉइंट कोल? इंदिरा कोल। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहां कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है क्या यहां? नहीं, यहां कन्याकुमारी। यहां कौन सा है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को वर्तमान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कन्याकुमारी को वर्तमान में कौन से राज्य में, ये तो बता ही सकते हो आप, कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। भारत का केवल आपसे पूछा जाए, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। लेकिन हमारे को पता है कि भारत सर और भी नीचे, भारत और भी नीचे, और भी नीचे होने का मतलब है कि भारत का हिस्सा यहां पर भी कोई ना कोई है, यहां पर भी कोई ना कोई बिंदु है सर। यहां वाले बिंदु को किस नाम से जाना जाए? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम से जाना जाए? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट दो देशों के बीच में विवादित है। पहले ये इंदिरा पॉइंट था ही नहीं, पहले ये इंदिरा पॉइंट था ही नहीं। इंदिरा पॉइंट इस महासागर बंगाल की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी में कुछ चट्टानें ऐसी है जो ज्वालामुखी के कारण ये बढ़ रही है धीरे धीरे ऊपर की ओर।
अब धीरे धीरे बढ़ने के कारण ये इंदिरा पॉइंट वाला जो स्थान है बाहर आया। भारत ने दावा किया कि ये क्षेत्र हमारे अधीन आता है, लेकिन श्रीलंका ने कहा कि ये हमारे अधीन आता है, और यही पास में इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ने कहा कि ये क्षेत्र हमारे अधीन आता है। हुआ यूं, कुछ दिनों के बाद ये इंदिरा पॉइंट खुद डूब गया, वापस लड़ाई खत्म। वर्तमान में ऐसी है नहीं, लेकिन समुद्र महासागर के अंदर इंदिरा पॉइंट को ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थल। ठीक है, इसके बाद की बात करें सर, भारत का पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु की बात करें। पश्चिमतम बिंदु की बात सबसे पहले करें, क्योंकि ये गुजरात में है, और गुजरात वाले पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या है? गोहर माता। क्या नाम है? गोहर माता। और गोहर माता कौन से जिले में है? यहां जिला पड़ता है, कहां गया रे, वापस कर ले, यहां से हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा क्या? गोहर माता सर कौन से जिले में है? गुजरात के सरकरीक जिले में। कौन से जिले में है? सरकरीक जिले में। नहीं दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा है? ये लो, कौन से जिले में है? सरकरीक जिले में। कौन से जिले में है? सरकरीक। राज्य कौन सा है? गुजरात। राज्य कौन सा है? गुजरात। सर भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गोहर माता। कौन से जिले में है? सरकरीक में है। और राज्य कौन सा है? गुजरात। सर भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वालांगू। कौन सा है? वालांगू। अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है वालांगू। याद रहे आपको, भारत का कौन सा बिंदु है? पूर्वतम या पश्चिमतम? भारत का पूर्वतम है या पश्चिमतम? पूर्वतम। याद रहेगा। भारत का उत्तरतम बिंदु तो कौन सा है? इंदिरा कोल। भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का अक्षांश से विस्तार पूछे आपने, कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 3 मिनट। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। बातें समझ में आ रही है? इसके बाद की और बात करें सर, भारत का लंबाई और चौड़ाई की बात करें। हमें दिख रहा है कि सर भारत तो चारों ओर से लगभग एक जैसा है। भाई लंबाई चौड़ाई हमारे को तो ऐसा लग रहा है कि सर ये बराबर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की लंबाई और चौड़ाई भी है। लंबाई और चौड़ाई की बात करें, इधर से भारत लंबा है, इधर से भारत क्या है? लंबा। कितना है सर? भारत की लंबाई की बात करें, भारत का लंबाई है 3214, 3214 किलोमीटर भारत की क्या है? लंबाई। भारत की क्या है? लंबाई। और भारत की सर चौड़ाई कितनी है? गुजरात से लेकर इस क्षेत्र की बात करें, भारत की चौड़ाई कितनी है? भारत की चौड़ाई है 29-33 किलोमीटर। भारत की क्या है? चौड़ाई। भारत की क्या है? चौड़ाई। सर ये जो काल्पनिक रेखाएं आपने ऐसा बताया कि ये चौड़ा है, ये लंबा है, तो भारत का सबसे सेंटर स्थल कौन सा है? भारत का कोई ना कोई सेंटर भी होगा सर। लंबाई चौड़ाइयों का अगर पता चल जाए तो सेंटर भी आएगा। सेंटर है झांसी। सेंटर कौन सा शहर है? झांसी। याद रहे आप। भारत का मध्यतम कौन सा है? झांसी। जैसे हमें पता है कि राजस्थान का सबसे मध्यतम स्थल कौन से जिले में है? नागौर में। कौन से में? नागौर में। वैसे ही भारत का झांसी में। वैसा ही भारत का कहा है? झांसी में। ये भारत की लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन। भारत की लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन। समझ में आया? इसको उतार लोगे? लिखवा दें? पहले इसी को उतार लो, सीधा डायरेक्ट लिखाना थोड़ी पड़ेगा। ये डायग्राम बना लो आप, सीधा सीधा लंबाई चौड़ाई, बस सीधा सीधा ही। लिखाने की कहां आवश्यकता है? समझ में आ जाएगा? हाँ अभी आया ना मजा? मूर्खो, तुम ऐसे सुनने सुनने बैठे रहोगे, न तो मेरे को मजा आएगा न तुम्हारे को आएगा। आज भारती यही आई कहीं और? यही आई, बैठी रहे फिर 1 बजे तक। कितने बजे? बस बस तो खूब ही है। हाँ, बैठी रहे। अगर सुनने सुनने बैठे रहोगे ना, न तो तुम्हारे को पता चलेगा न मेरे को चलेगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ, आ रहा है ना? हाँ, तुम हंसते रहोगे समझ में आएगा। मैं हमेशा क्लास में ये कहता हूँ कि हंसते रहोगे समझ में आएगा।
लिख देना कुल अक्षांश 181, कुल देशांतर 360, ये भी लिख देना साथ में। मेरे ख्याल से इससे मैप से समझ में आ जाएगा लंबाई चौड़ाई अक्षांश देशांतर, लिखाने की आवश्यकता ज्यादा है नहीं। नोट्स अब मैं तो आपको जैसे ये लिखवाऊंगा, अगर तो मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा कि भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, ऐसा लिखवाया जाए। तो आपको सर ने नोट्स नहीं दिए क्या? सर ने कहा तो होगा कि नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, लिखवाते हैं। तो ये मैप वाला लिखवाना पड़ेगा भाई, ये तो मामला सेट कैसे होगा, लिखवाना पड़े। मेरे ख्याल से तो ढंग से समझ में आ रहा है। अगर आप कहोगे तो पर्सनली भाई मैं आपको प्रिंट आउट करवा के दे दूंगा आपके नोट्स। हालांकि मैं ज्यादा वैसे लिखवाने वाले मामले में कम ही विश्वास करता हूँ, है ना। तो लिखवाया कम जाए, बच्चों को समझाया ज्यादा जाए, है ना। लिखने को तो भाई किताबें पढ़ी है, समझ में आ जाए तो लिखने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बना दिया मैप। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपको मैप आना चाहिए, है ना, मैप तो आना ही चाहिए आपको। शायद 10 तक आप सामाजिक पढ़ के आए, उसमें मैप आपने सर ने खूब ही बार बताया आपको। अगर आपको मैप आता है ना, इसका मतलब मान लो कि आपको 20% ज्योग्राफी आती है बिना पढ़े। मैप भरना आ गया ना, 20% ज्योग्राफी आती है। और राज्य राजधानी है तो सबको याद होनी चाहिए, राज्य राजधानी। अब वो मैं याद करवाने नहीं बैठाऊंगा आप कि लिख लो और याद करो, ऐसा तो नहीं हो, है ना। तो आप खुद एक बार देखना राज्य राजधानी है, वो याद रह जाए आप। बना दिया। चले आगे, इसके बाद की बात करें। अच्छा सर, ये अपने भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की बात होगी। सर, भारत के बीचों बीच करक रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा। थोड़ी सी करक रेखा की भी बात कर ले। सर, करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य से करक रेखा गुजरती है उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा भारत का मैप बनाया जाए। भारत के मैप के साथ बात की जाए तो अच्छा ढंग से समझ में आ जाए आपके भी। देखो, भारत के मैप के साथ बात की जाए, हमेशा याद रखना अगर जब भी कभी मैप बनाओ, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान और ये वाला स्थान लगभग बराबर होने चाहिए आप, ठीक है। और इस वाले स्थान से लगभग ये सीधा मिल जाना चाहिए, आपका मैप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। मैप बनाने का सबसे आसान तरीका है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर रह जाए, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में मिल जाए, बस सीधे, तो आपका मैप ऑटोमेटिक सही है। सर, भारत के 8 राज्यों से करक रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8। सबसे पहले किस राज्य से गुजरती है सर? सबसे पहले की बात करें, गुजरात। कौन से राज्य से गुजरती है? गुजरात, ये 1 नंबर। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा है? झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद कौन सा है? त्रिपुरा के बाद कौन सा है? मिजोरम। त्रिपुरा के बाद कौन सा है? मिजोरम। इन राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा। सर, करक रेखा की बात करें अपन मैप में, देखें कहां है। मैप में अगर देखा जाए तो मैप भी यहां से देखिए। अगर मैं थोड़ा सा, ये मैप थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन आप काल्पनिक तरीके से देखिए। सर, कहां है? यहां है।
ये आपकी करक रेखा है। ये आपकी कौन सी रेखा है? करक रेखा। सबसे पहले यहां कौन सा राज्य है? यहां कौन सा है? गुजरात। इसके बाद दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान के बाद कौन सा है? कौन सा है? मध्य प्रदेश। चौथा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य कौन सा है? झारखंड। छठा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सातवां राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और आठवां राज्य कौन सा है? मिजोरम। आठवां राज्य कौन सा है? मिजोरम। 8 राज्यों से एक बार प्रश्न पूछा गया एसएससी में ही कि इन राज्यों को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर। इनमें से 4 अलग अलग राज्य दे दिए और कहा कि इनको कर्क रेखा के आधार पर पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित कीजिए। अब पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करना, इसका मतलब सर क्रम पता होना चाहिए। अगर क्रम पता हो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर पूछूं, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछूं तो सबसे पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम के बाद त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद और राजस्थान के बाद गुजरात। कौन सा है? गुजरात। सर यहां से ये भी बता दीजिए साथ में कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है? सबसे ज्यादा कौन से गुजरती है और सबसे कम किस राज्य से गुजरती है? सर्वाधिक कौन से राज्य से गुजरती है? सबसे कम किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान से। सबसे कम, सबसे कम। और सबसे अधिक किस राज्य से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। सबसे अधिक, सबसे अधिक याद रहे आपको, सबसे कम राजस्थान से है और सबसे ज्यादा किससे है? मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की बात हो रही। कर्क रेखा कोई ऐसा नहीं कि दीवार खींची गई है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा कैसी है? काल्पनिक रेखा। और कर्क रेखा पर सूर्य सीधा किस तिथि या किस तारीख को चमकता है? 21 जून को। कब चमकता है? 21 जून को सूर्य सीधा चमकने के कारण यहाँ पर दिन बड़ा होगा या रात? दिन बड़ा। दिन क्या होगा? बड़ा। और दिन बड़ा होगा तो रात कैसी होगी? छोटी। रात छोटी होगी। किस तारीख को कर्क रेखा पर होगा ऐसी स्थिति? 21 जून को। याद रहे कर्क रेखा पर सबसे छोटी परछाई भी किस दिन बढ़ेगी? सबसे छोटी परछाई। सूर्य सीधा चमकेगा इसका मतलब सर के ऊपर रहेगा। सबसे छोटी परछाई भी किस दिनांक को बढ़ेगी? 21 जून को। कब बढ़ेगी? 21 जून को। कह सकते हैं अपन भारत में सबसे छोटी परछाई किस दिन बढ़ती है? 21 जून को सबसे छोटी परछाई। याद रहे आपको। अच्छा राजस्थान के तो अपने को जिले भी पता होंगे। राजस्थान के जिले कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। याद है अपने को। कर्क रेखा की बातें पता चल रही है अपने को। कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने से गुजरती है? 8 से। क्या लिखाने की आवश्यकता है या सीधा ही बना के लिख दोगे? लिख दोगे? लिखो फिर। तुम अच्छे बच्चे हो इसलिए मेरे से एक प्रश्न नहीं पूछा। मैं तुम्हारे को एक प्रश्न बताऊंगा यहाँ से। साढ़े सुधे टाबर हो तुम। कई बार यहाँ से गड़बड़ होती है। ये ठीक है मामला। छोटे छोटे वीडियो भी बन जाएंगे और छोटे छोटे टॉपिक भी रहेंगे। वो किताबें ले आई क्या तू? ले आई। तू ले आई कि नहीं? काल फोन करती जब लिया तूने। सुबह सुबह करे मैं आगो रात ही आगो।
ये भी लिख देना आप, सूर्य सीधा चमकता है, यहां लिख देना। बढ़ा दिया। इसके बाद और बात करें, चले आगे। सर बात हुई करक रेखा की, करक रेखा के बाद और बातें की जाए तो मानक समय रेखा की भी बात की जाए भारत में। मानक समय रेखा देखिए बोर्ड पर, मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा। अगर पहली बात तो विश्व की जाए, मानक समय रेखा की बात की जाए, अपने अपने अभी अभी बात की थी कि धरातल पर जो ग्रीनविच रेखा खींची गई उसका मानक समय अपने कितना लिया था? 12 बजे। कितना लिया था? 12 बजे। और हमें पता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 365 दिन। कितना लगते हैं? 365। लेकिन पृथ्वी को अपना एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना लगते हैं? 24 घंटे। पृथ्वी के एक घूर्णन में समय लगते हैं 24 घंटे घूर्णन में। तो सर घूर्णन में 24 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब पृथ्वी को कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए घूर्णन में? 360 डिग्री। पृथ्वी एक बार घूर्णन करने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360। अगर सर 24 घंटे में 360 डिग्री का बना रही है तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी पृथ्वी? एक घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी? 15 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाएगी? 15 डिग्री का कोण बनाएगी। अच्छा सर एक घंटे में मैं एक घंटे को 60 मिनट लिख सकता हूं। कितने मिनट लिख सकता हूं? 60 मिनट में पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 15 डिग्री का। अगर मैं सर इसे कहूं कि 1 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगेगा? 60/15। 60/15 कह सकता हूं। 60/15 तो 1 डिग्री का कोण कितना समय लगेगा? 4 मिनट। कितना समय लगेगा? 4 मिनट। इसका मतलब सर पृथ्वी पर धरातल पर एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना समय लगता है? 4 मिनट। और पृथ्वी पर टोटल देशांतर हमें पता है कि 360 है और समय 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। तो 4 मिनट की बात हुई। सर भारत का जो देशांतरी विस्तार अपने पढ़ा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। अगर 68 डिग्री 7 मिनट को मैं लिखूं यहां पर, अपन ने गुजरात की तरफ से पढ़ा था 68 डिग्री 7 मिनट और अपने अरुणाचल प्रदेश की ओर से पढ़ा था 97 डिग्री 25 मिनट। अगर इसकी बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली अपन कह सकते हैं कि लगभग 25 देशांतरों का अंतर, सॉरी 30 देशांतरों का अंतर है। कितने देशांतरों का अंतर है? 30 का। देखिए 68 से 97 तक पहुंचने में कितने लगभग देशांतर कितने पार करने पड़ेंगे अपने को? 30 डिग्री। कितने पार करने पड़ेंगे? 30 करने पड़ेंगे या नहीं पड़े? अच्छा 1 डिग्री कोण बनाने में 4 मिनट का समय लगता है और 15 डिग्री कोण बनाने में कितना समय लगता है? 1 घंटा। तो आप 30 डिग्री कोण बनाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 2 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 2 घंटे। अब देखिए अगर 30 डिग्री का कोण बनाने में 2 घंटे का समय लग रहा है, अपन ने भारत को अभी अभी देखा है, भारत को अभी अभी देखा है कि सर कैसा क्या विस्तार है। देखो अभी अभी देखा अपन ने भारत, यहां से अपनी गुजर रही है 68 डिग्री 7 मिनट और यहां से गुजर रही है 97 डिग्री 25 मिनट। अगर इस भाई साहब के पास में समय मान लीजिए गुजरात वाले व्यक्ति के पास सुबह के 6 बजे हुए, सुबह के कितने बजे हुए?
6 बजे हुए हैं, तो वहां पर कितने बजे हुए हैं? अभी अब देशांतरों में बात की थी, अगर पूर्व की ओर जाओगे तो समय प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। समय क्या होगा? प्लस होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर 6 बजी हुई है सुबह की, तो वहां सुबह की कितनी बजी हुई है? 8। कितनी बजी हुई है? 8। ये 6 बजे उठने की सोच रहा है बिस्तर से, और वो 8 बजे बिस्तर से जो नित्य कर्म करके वो काम पर जाने की बात कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अंतर है या नहीं? इसीलिए भारतीय भूगोलवेताओं के पास में सबसे बड़ी समस्या थी कि मानक समय कहां से लिया जाए। अगर यहां से ले लिया, अगर यहां से ले लिया, अपन कहेंगे सुबह सूर्य उदय 6 बजे होगा। सुबह कितने बजे होगा? 6 बजे। लेकिन उस भाई साहब के पास में तो उस समय कितने बज जाएंगे? 8। तो उसके पास में तो सूर्य ऊपर आ गया, 7 के ऊपर से निकल रहा है वो। क्या यहां से समय लिया जा सकता है क्या? नहीं। क्या वहां से लिया जा सकता है क्या? वहां से अगर ले आप, वहां से अगर कहो आप कि सूर्य सुबह 6 बजे उदय होगा, यहां अगर ये कहोगे 6 बजे उदय होगा, तो यहाँ पर तो 8 बजे उदय होगा, 2 घंटे लेट होगा कि नहीं होगा? तो ये तो इसके गड़बड़ होगी, हुई कि नहीं हुई गड़बड़? तो इसीलिए भारतीय भूगोलवेताओं ने कहा कि भारत के मध्य से भारतीय मानक समय लिया जाए, यहां से मध्य रेखा से लिया जाए, बीचों बीच ले ले तो दोनों की गड़बड़ ना रहे। इसीलिए अपन ने भारत की मानक समय रेखा मानी अपन ने 82.5 डिग्री। कौन सी मानी है? 82.5 डिग्री। अब देखिए कम से कम 15 अगर आप घटाओगे 82.5 से 68 आ जाएंगे लगभग। अगर 15 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 97। लगभग कह रहा हूं, लगभग है। बीचों बीच अपन ने मान लिया मानक समय रेखा। इसे अपन ने क्या कहा? मानक समय रेखा। अब देखिए 4 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी? 1 डिग्री का। कितने कितने डिग्री का? अच्छा, 82.5 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगेगा? 82.5 को 4 से गुणा कर ले। 82.5 को गुणा कीजिए आप 4 से, तो आपके पास कितने आएंगे? 330। कितने आएंगे? 330। 330 मिनट आए कि कौन आया आपके पास? मिनट। कितने मिनट आए? 330। और 330 मिनट को मैं कितना समय लिख सकता हूं? 5:30 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं 5:30। 5:30। आपने देखा था ग्रीनविच रेखा पर जो समय है 12 बजे। ग्रीनविच रेखा पर समय कितना था? 12 बजे। और अभी आपका समय जो भारत का है वो ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? 5:30। कितने घंटे आगे? 5:30। इसलिए भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, वहां का मानक समय कितना है? 17:30। 17:30 होगा या नहीं होगा? 12 में आप 5:30 जोड़ दीजिए तो 17:30। भारत का मानक समय कितना है? 17:30। और मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। कौन सी है? 82.5 डिग्री। सर 82.5 डिग्री भी तो एक काल्पनिक रेखा है। 82.5 डिग्री भी तो एक काल्पनिक रेखा है। ये किस किस राज्यों से गुजरती है? सबसे पहले यहां राज्यों की बात करें, सबसे पहले राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद कौन सा राज्य है सर? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके बाद छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। इसके बाद ओडिशा। इसके बाद कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश। ओडिशा के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसका मतलब भारत की मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5। सर यही बात कर ले, सर्वाधिक मानक समय किस रेखा, जो रेखा है किस राज्य से गुजरती है? राज्यों की बात यही कर ले। सबसे ज्यादा कौन से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। ये लो जी, यहां से सर्वाधिक गुजरती है। और न्यूनतम सर कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। न्यूनतम कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। बात समझ में आ रही है क्या? मानक समय रेखा न्यूनतम किस राज्य से गुजरती है? मानक समय रेखा न्यूनतम किस राज्य से गुजरती है? मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है? छत्तीसगढ़। पृथ्वी को 360 डिग्री कोण बनाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना लगता है? 24 घंटे। अच्छा, पृथ्वी को 15 डिग्री कोण बनाने में कुल कितना समय लगता है? 1 घंटा। या इसे भी क्या कह सकते हैं? 60 मिनट कह सकते हैं। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 15 का। अब 1 डिग्री का कोण बनाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? और भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 को कितने से गुणा करोगे? 4 से। कितने से गुणा करोगे? तो 4 से गुणा करोगे तो आपके पास कौन सी डिजिट आएगी? 330 मिनट आएगी या कौन आएगा? मिनट। अगर 330 मिनटों को अगर घंटे में चेंज किया जाए तो कितने घंटे होंगे? 5.5। कितने होंगे? और भारत कौन से गोलार्ध में, पूर्व या पश्चिम? पूर्व में होने के कारण समय प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। तो अपन ने 5.5, 12 में 5.5 जोड़े तो कितने आए आपके पास? 17.5।
17, जिसे अपन कह सकते हैं भाई शाम के 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे। मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। और सबसे कम किस राज्य से गुजरती है? बात समझ में आ रही है पूरी? लिख दिया जाए। अब आपको सर क्या कितना मैप बनाना है? केवल इतना मैप बनाना, बस राज्य लिख दो, सर्वाधिक और न्यूनतम, बस इतना लिख दो आप। 82 लिख देना। अरे समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा नहीं हो समझ भी नहीं है यार मैं यहाँ बोल के चला जाऊं। हालांकि जैसे ही इंटरव्यू हुई मेरा वैसे माथा खराब तो हो गया था तुम्हारे को देख के। 4-5 बैठे हो, सुनने झगड़ो। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है दरवाड़ा, ये विश्व की ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे। वर्ल्ड की ज्योग्राफी होती है, उसमें ये टॉपिक लगते हैं, अक्षांश और देशांश। केवल भारत की बात कर रहे हैं केवल, है ना? बना दिया। लिखिए, 2 लाइन लिखिए आप। लिखिए, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे है? 5.5। आगे वाला लाइन लिखिए, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, मानक समय उत्तर प्रदेश के, भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के नैनी शहर से लिया गया है। नैनी शहर से लिया गया है। भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के किस शहर से लिया गया है? नैनी शहर से। याद रहे आपको, आपने कभी देखी होगी एक वेब सीरीज मिर्जापुर, मिर्जापुर में पड़ता है नैनी, और वहां से लिया गया है भारत का मानक समय। सर इसके बाद की और बात करें, इसके बाद और बात करें, थोड़े से तथ्यों की और बात करें, भारत भारत के तथ्यों की बात करें, भारत का क्षेत्रफल की बात करें। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल देखिए, भारत का क्षेत्रफल 2 डिजिट में याद रखिए, 3287,263, 3287,263 वर्ग किलोमीटर, 3287,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल। भारत का क्या है?
क्षेत्रफल। सर भारत विश्व के क्षेत्रफल में कितना है? भारत विश्व की तुलना में कितना क्षेत्रफल है भारत में? विश्व का भारत कितना प्रतिशत है? विश्व का भारत है 2.42%। संपूर्ण विश्व का भारत कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत विश्व में कौन सी दिशा में है? भारत विश्व में, भारत विश्व में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अच्छा, और बातें की जाए सर, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, अच्छी बात है सर। अच्छा, भारत एशिया में कहां स्थित है? ये भी लिख दीजिए आप। भारत एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में? दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। अच्छा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में राज्य कितने हैं? 28। सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? नवीनतम राज्य तेलंगाना। याद रहे आपको, भारत में टोटल राज्य 28 है, सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना है। अच्छा, आगे और बात कर ले, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है या 7? 8। कईयों के 7 ही रहते हैं कई बार। प्रदेश 8। लिख दिया। इसके बाद की और बातें साथ साथ में उतार दिया होगा, ठीक है। अब थोड़ी भारत के राज्यों की बात करें, आपने अगर उतार दिया तो। भारत के आंतरिक भागों की बात करें अपन ने, अक्षांशों की बात कर ली, देशांतरों की बात कर ली, करक रेखा की बात कर ली, अपन ने मानक समय रेखा की बात कर ली, अपन ने थोड़ा बहुत भारत की जानकारियां भी ले ली। अब भारत के राज्यों की बात करें सर। अच्छा, भारत के राज्य, किसके राज्य? भारत के। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत के सबसे बड़े राज्य, लो जी, सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान। सबसे पहला लिख, देखो बोर्ड पर, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान से छोटा कौन सा है? राजस्थान से छोटा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छोटा कौन सा है सर? तीसरा महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। और चौथा राज्य कौन सा है? चौथा राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पहले बोर्ड पर देख लो आप, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में राजस्थान। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये लो जी, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या। अच्छा सर, ये सर्वाधिक जनसंख्या की बात भी हो गई, तो अब अपन सबसे कम की भी बात कर ले, सबसे छोटे राज्यों की भी बात कर ले। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे राज्य। केवल एक ही बात नहीं करेंगे, दो दो चार चार की बात करेंगे। जहां तक एक एक है वो तो पूछे जा चुके हैं हर एग्जाम में। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। अच्छा सर, गोवा से भी कोई बड़ा राज्य बता दीजिए दूसरा। सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अच्छा, सिक्किम से थोड़ा सा बड़ा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। अच्छा सर, त्रिपुरा से भी थोड़ा बहुत कोई बड़ा राज्य है क्या? है क्या? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाए, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला गोवा नहीं होगा, सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? सिक्किम। लिख दीजिए, सबसे कम जनसंख्या।
सबसे कम जनसंख्या। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर बिहार का कहाँ नंबर आता है, सबसे ज्यादा लड़के पूछते हैं सर बिहार कहाँ है इसमें। हाँ, बिहार की जानकारियां ज्यादा चाहिए, है ना। कभी ना कभी जाना पड़ सकता है सर। हाँ, लिख दिया। अच्छा सर, अगर राज्यों की बात हो गई तो अगर जिलों की बात की जाए तो सबसे बड़ा और छोटा जिला कौन सा है, उसकी बात की जाए तो सबसे छोटे जिले और बड़े जिले की बात की जाए तो कौन सा है? बड़ा हो गया ऑटोमेटिक ही। सबसे बड़े जिले देखो, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसकी भी बात कर ले। देखना बोर्ड पर, सबसे छोटा जिला। हमें पता है कि सबसे बड़ा जिला सर लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख, लेह लद्दाख, सुना हुआ है क्या? लेह लद्दाख सबसे बड़ा जिला है, याद रहे। और सर सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। कौन सा है? माहे। सर ये कहाँ है? ये पुदुचेरी में है। हाँ, ये पांडिचेरी नहीं होता, पुदुचेरी होता है। तुम जैसा बोलते हो ना पुदुचेरी, है ना। केरल नहीं होता, केरलम होता है। असम नहीं होता, असोम होता है। उड़ीसा नहीं होता, ओडिशा होता है ना। वैसे पुदुचेरी होता है। लिख दो आप सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। अगर सर जिलों की बात कर ली तो साथ में ये भी बात कर ली जाए सर, भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी तो बात की जाए। सातवां कौन सा आता है? सातवां। अच्छा, इसी के साथ में सातवां तो आता ही आता है सर, सबसे बड़े देश कौन कौन से, क्रम से भी याद रहे। अच्छा, अभी बात कर लेते, देखो सबसे बड़े देश, सबसे बड़े देश कौन से हैं और सबसे छोटे देश कौन से हैं, इन सब की साथ में बात कर ली जाए। सबसे बड़े देशों की श्रेणी में अगर पढ़ा जाए तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रूस। कौन सा है? रूस। दूसरा कनाडा। कौन सा है? कनाडा। और तीसरा अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? उत्तरी अमेरिका का देश है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका, जिसे अपन क्या कहते हैं? यूएसए। अमेरिका है। चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? चीन। चौथा चीन है क्या? चौथा चीन है क्या? गलत करवा दिया रे बैठे बैठे, है गलत करवा दिया बैठे बैठे। अब देख इधर, अब देखना इधर। मैं तेरे ही देख रहा था कि तू कहाँ कहाँ लिखवा सकता है मेरे को। अभी देख, तू जो ट्रिक पढ़ रहा है ना, पढ़ गया है ना वो ट्रिक, वो ऐसी है। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तीसरा कौन सा देश है? चीन। तीसरा कौन सा है? चीन। अब देख, अब मत करना किसी को, अमेरिका है। रुक चीन अब आ भारत, अमेरिका। अब यहां है चौथा।
पांचवा कौन सा है? ब्राजील। पांचवा कौन सा है? ब्राजील। छठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा देश? भारत। भारत के बाद कौन सा है? भारत के बाद अर्जेंटीना। भारत के बाद कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद, अर्जेंटीना के बाद कौन सा है? एक और लिख लो अपने को याद रह जाए, कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। ये लो जी 9 देश याद रहे आपको। अच्छा, इसके बाद की और बात करें, 9 देशों की बात कर ले। रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना और कजाकिस्तान। सर सबसे छोटे देशों की बात करें, सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश या छोटे देश, 2-4 पढ़ ले। सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश इटली में पड़ता है। इटली की राजधानी है रोम, और रोम के अंदर एक देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। कौन सी सिटी है? वेटिकन सिटी। अच्छा, वेटिकन सिटी की अगर रोचक जानकारी सुनना, वेटिकन सिटी, अगर आप इटली का मैप देखोगे ना, इटली का मैप बड़ा जोरदार है, थोड़ा सा लंबा सा आगे इटली का मैप कुछ यूं है। इटली की राजधानी बीचों बीच है जिसका नाम है रोम। कौन सी राजधानी है? रोम। और रोम के बीच में एक टेम्पल बना हुआ है। रोम को कहते हैं पोप की नगरी। रोम को क्या कहते हैं? पोप की नगरी। याद रहे, पोप की नगरी कौन सा है? रोम, पोप की नगरी। अच्छा, यहां धर्म गुरु पोप के लिए एक मंदिर कह सकते हैं, मंदिर कह सकते हैं, बनाया गया है, धार्मिक स्थल बनाया गया है। अब देखिए, यहां रोम के अंदर यहां एक धार्मिक स्थल बनाया गया जिसका नाम है वेटिकन। जिसका नाम क्या है? वेटिकन। अब वेटिकन का जो पुजारी है, अपन कह सकते हैं पुजारी, जो यहाँ पर धार्मिक प्रवचन वगैरह देते हैं, उसको कह सकते हैं अपनी भाषा में पुजारी। वेटिकन का जो मुख्य है, जो मुखिया है, यहाँ का सर्वसर्वा है, यहाँ का सर्वसर्वा है। और सर्वेसर्वा इस वेटिकन को अगर देश का दर्जा दिला दिया आपने, इससे जो धार्मिक स्थल इसको देश का दर्जा दिला दिया आपने, अगर ये यहाँ का सर्वेसर्वा, यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यही है जो मुखिया है, अगर वो भारत आता है तो उसका स्वागत उसी प्रकार से होगा जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत होता है, सेम वैसे होगा। ये अगर कहीं जाएंगे तो इसी धार्मिक कारण से ही वेटिकन को एक देश का दर्जा दिलाया गया। और वेटिकन सिटी की बात करें तो यहाँ की अधिकतम जनसंख्या 1000 पुरुष हो सकती है। 1000 पुरुष। तो कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, टाबर पूछ ले कि गुरुजी पुरुष ही पुरुष, जनसंख्या बढ़े को नहीं बढ़े? क्या जनसंख्या बढ़ेगी? कणाई को नहीं बढ़े सर। अब कता ही अठे, अब के टाइम पर अठे 834, इस की जनसंख्या कहती है 834। गुरुजी 834 कटवाया, पुरुष ही पुरुष की बात कर रहे हो। पुरुषों ही पुरुषों की बात यह है कि वेटिकन सिटी में महिलाओं का रहना निषेध है, महिलाएं नहीं रह सकती, महिलाएं रह नहीं सकती। इटली के जो लोग हैं वो अगर धार्मिक हो जाते हैं, कई बार धार्मिक हो जाए तो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ रह भी सकते हैं। अधिकतम इसमें रहने की जगह 1000 पुरुषों की है। वर्तमान में कितने रह रहे हैं? 834। तो सर क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी। और जनसंख्या में भी सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी। दोनों याद रहेगा। अच्छा सर, दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? दूसरा एक देश है मोनाको। कौन सा देश है? दूसरा वेटिकन सिटी से थोड़ा सा बड़ा देश कौन सा है? मोनाको। तीसरा कौन सा है सर? नोरू। तीसरा कौन सा है? नोरू। सर ये नाम तो आज ही सुन रहे हैं, सुने हुए भी नहीं है। वेटिकन सिटी का तो सुना हुआ है। अच्छा चौथा भी सुन लीजिए, तुवालू। चौथा कौन सा है? तुवालू। ये सबसे छोटे देश है। 4 देश याद रह जाए अपने को, एक एक तो सभी एग्जाम में पूछा गया, तो आपको दूसरे तीसरे चौथे भी याद रहे। अच्छा याद रहे, ये दोनों देश प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। आपसे प्रश्न पूछे प्रशांत महासागर में स्थित सबसे छोटा देश कौन सा है? प्रशांत महासागर में स्थित सबसे छोटा देश कौन सा है? नोरू। कौन सा है? नोरू। और विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? अच्छा विश्व में दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको। अच्छा विश्व में चौथा सबसे छोटा देश कौन सा है? लेकिन प्रशांत महासागर में स्थित दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? तुवालू। बातें समझ में आ रही? कन्फर्म। 4 देशों के नाम लिख दो, 4 लिख दो, ये 9 लिख दो। सबसे छोटे देश।
लिख दिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश हो गए सबसे बड़े देश और सबसे छोटे देश। इसके बाद की बात करें सर, जनसंख्या की दृष्टि से देशों की भी बात कर लें। जनसंख्या की दृष्टि से भी की जाए। जनसंख्या की दृष्टि से देश, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देश। अच्छा, आपको याद रहे विश्व के देशों की बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहला स्थान किसका है? सबसे पहला स्थान कौन सा है? चीन। सर चीन का क्यों बता रहे हो? पिछले दिनों में हमने सुना है कि भारत का भी पहला स्थान आ गया। हमने पहले थोड़े दिनों पहले सुना था कि अभी भी 2011 की जनगणना चल रही है, क्योंकि 2021 की जनगणना के आंकड़े सही और सटीक आए नहीं, अभी तक आए नहीं है। इसीलिए अपन चीन को आज भी 2011 की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि 2021 की दृष्टि से पढ़ रहे। ठीक है, 2011 की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? चीन का। सर चीन की जनसंख्या कितनी थी 2011 में? 137 करोड़। कितनी थी? 137 करोड़। सर दूसरा देश कौन सा है? भारत। अच्छा, भारत की जनसंख्या तो हमारे को पता है कितनी है? कितने? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। तीसरा देश कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका, यूएसए। सर यूएसए की जनसंख्या कितनी है? 38 करोड़। कितनी है? 38 करोड़। देखिए आप, अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा था? चौथा। कौन सा था? चौथा। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान था? सातवां। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। देश ने प्रगति की है। देश ने की है कि नहीं की है? हमारे क्षेत्रफल पर कोई डिपेंड नहीं करता, हमारी जनसंख्या क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं है। जैसे मैं और बात करूं, और अब देखो बाकी एशिया के दो ही देश है जो कितनी जनसंख्या लेकर बैठे हैं। देखो लगभग 250 करोड़ से ऊपर बैठे, लगभग 250 करोड़ से ऊपर लिए बैठे दो ही देश। अपन मारवाड़ी में क्या कर लीदवाड़ हो रहे और मावा हाथ को नहीं खत्म हुआ। और चीन तो रोजी ना लड़ाया करे जगह की खातर, कना जम्मू कश्मीर का नहीं आ रहे, कना कठिन जा रहे, कना कठिन जा रहे, मावे को नहीं जना लड़ाइयां करनी पड़ रही। तभी तो ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो लड़ाइयां होगी, जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो लड़ाइयां होगी, इसीलिए लड़ाइयां हो रही है। आप देखो अमेरिका में कभी लड़ाई सुनी है कि अमेरिका और कनाडा वाले लड़ रहे? नहीं लड़ते। अच्छा आगे और देखो, चौथा कौन सा है सर? चौथा देश कौन सा है? इंडोनेशिया। चौथा कौन सा है? इंडोनेशिया। सर इंडोनेशिया की जनसंख्या कितनी है? 22 करोड़ बेचारे की। कितनी है? 22 करोड़। सर चौथे के बाद में पांचवा कौन सा है? पांचवा कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। अच्छा ब्राजील की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़। कितनी है? 19 करोड़, बेचारे की और कम है। अच्छा इसके बाद कौन सा? छठा पाकिस्तान। छठा कौन सा है? पाकिस्तान। ये जोर जोर रोजाना चिल्लाता है, इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 18 करोड़ है। कितनी है? 18 करोड़। इसके बाद सातवां कौन सा है सर? पाकिस्तान। अपने पड़ोसी होने के नाते अपन पढ़ लेते हैं इसको, बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। इसकी जनसंख्या कितनी है सर? 16 करोड़। कितनी है? 16 करोड़। अब देखो पड़ोसियों की जनसंख्या, पड़ोसी करोड़ों में लेके बैठे, लाखों में किसी की नहीं, करोड़ों में लिए बैठे। एशिया के देखो देश, ये अमेरिका को छोड़ दे बाकी सब एशिया के, सॉरी ब्राजील और अमेरिका को छोड़ दे बाकी सब किसके हैं? एशिया के। टोटल ऊपर वाले 7 में से 5 तो एशिया के बैठे, टॉप 5, टॉप 7 में 5 तो यही बैठे है कि नहीं है? अच्छा एशिया वाले जहां कहीं भी जाए जनसंख्या बढ़ेगी। अच्छा मैं एक देश बताऊं आपको, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, मॉरिशस, सॉरी कौन सा देश है? मॉरिशस। जनसंख्या के लिहाज से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में एक देश की और बात करें, मॉरिशस। मॉरिशस की अच्छी खासी जनसंख्या है। देखो आंकड़े अलग अलग है, कई किताब से 12 करोड़, सॉरी 12 लाख दे रखी है। कितनी जनसंख्या दे रखी है? 12 लाख। 12 लाख जनसंख्या कौन सा देश की है? मॉरिशस की। कौन सा देश की है? मॉरिशस। इनमें से 90% भारतीय है। 90% कौन है? याद रहे, यहां की जो भाषा बोली जाती है ना वो भी हिंदी है। वो भी कौन सी है? अब देखो कौन से देश में, कौन से महाद्वीप में आप रह रहे हो और वहां हिंदी बोल रहे हो। महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका में देश कौन सो? वहां की राष्ट्रीय भाषा क्या है? अपने भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी
नहीं है। लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है? जठे गया बठे जनसंख्या। थाना लागे 90% 12 लाख अठो अपने भारत तो गेड़ है। कोई गया वाला 50-60 हजार उड़ गया वाला, ज्यादा आता ही गया। ज्यादा से ज्यादा कितने जा सकते हैं भाई? 20,000 50,000, जहां गए वही रिजल्ट ये है। अच्छा, आपन आधी जनसंख्या तो इं बढ़ जाए तो आपने जिया बूढ़ी ठेरी को लुगाई हुए जब भाई एक टबर और कर लो का टब का छोरो हो जाए, अब का छोरो हो जाए, आधे एक छोरे की जनसंख्या तो इं बढ़ रही है। कोनी जब बूढ़ी लुगाई देख लिया घर बैठी रहे, बीद नहीं बुलावली, आशीर्वाद दिली, आशीर्वाद भगवान ने रोगा रखो, राजी रो, फड़ो फूलो, बाद में थोड़ी देर बैठा बाद में कर ली। छोरे छोरे होगी 3 भाई, अब का तो और कर लियो काटा छोरो जा अब के, और कर ले, कोई मशीन लिया बैठी है फोटो कॉपी कर ले, अक्को नहीं है कहीं सासू देख लिया थे यहाँ का आशीर्वाद दे बैठी बैठी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। अच्छा, मैं एक वाक्य और बताऊं आपको, अपने एक जापान का वाक्य है। अच्छा, जापान के अंदर अगर कोई महिला मम्मी बढ़ती है ना, मम्मी बढ़ने की औसत आयु जापान में 55 वर्ष। कितनी वर्ष है? हाँ 55 वर्ष। आपने 55 वर्ष में दादी बन जाए, बेटा मम्मी बने, बेटा क्या बढ़ेगी? 55 साल की लुगाई मम्मी बढ़े। कन्फर्म सी बात है, साइंस कहता है कि भाई 50 साल के बाद में महिलाओं में मां बनने की क्षमताएं कम हो जाती। साइंस कहता है 38 साल की लुगाई बनेगी, 55 साल की बहुत ज्यादा होगी ना। गड़बड़ एक हुई, यहाँ गड़बड़ ये है कि वहां पर महिलाएं रोजगार करना चाहती, महिलाएं रोजगार करना चाहती है, पुरुषों के साथ में काम करना चाहती है। अगर वो मम्मी बढ़ गई पहले, काम नहीं कर पाएगी, वे बच्चे हो जाए काम नहीं कर पाएगी वो। इसीलिए वो कहती भाई हम जैसे हैं सेट हो जाए, काम कर ले, पैसे कमा ले, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे। अब समस्या उनके पास में क्या है? समस्या है कि 55 साल के बाद में मम्मी बनने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए एक बार अपने अटल बिहारी वाजपेयी गया हुआ था वहां। कौन गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी वहां गए हुए थे। जापान के प्रधानमंत्री जी ने कहा अटल जी बड़ी समस्या है हमारे देश के पास में। कहा क्या समस्या है? कहा और तो ठीक है, जनसंख्या नहीं बढ़ रही। अटल जी ने कहा एक बार सेवा का मौका हमें दे, हम बताए जनसंख्या कैसे बढ़ती है, दिन दुगुनी रात चौगुनी न कर दिया तो सेवा का मौका। भारतीयों ने तो सेवा का मौका लिया। अच्छा, एक वाक्य और बता, एक अपने देश पड़ता रूस, रसिया अपने पास ही है, अपने पास ही तो रूस, रूस का एक बार। अच्छा, रूस के अंदर ना एक अवार्ड मिलता महिलाओं को, अवार्ड मिलता, बड़ा जोरदार सा अवार्ड है। अगर रूस में किसी महिला के 10 बच्चे हो जाए ना, अरे देखो ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या नहीं बढ़ती, ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या नहीं बढ़ती, कभी भी देख लेना आप। कनाडा है, डेनमार्क है, ये जो देश है ना ऊपर वाले, जहां पर हमेशा बर्फ रहे। अंटार्कटिका में देखो कोई व्यक्ति नहीं है, अंटार्कटिका कोई व्यक्ति नहीं है, जहां ठंड है हमेशा बर्फ, वहां जनसंख्या नहीं बढ़ती। इसलिए आप देखना जहां पर ठंड होती है ना, जहां ज्यादा सर्दी है, सरकार कहती है कि आप शराब पियो, सरकार खुद कहती है कि शराब पियो आप। इसलिए आप देखना जिनकी पोस्टिंग जो आर्मी वाले होते हैं उनकी जम्मू कश्मीर में अगर पोस्टिंग है तो सरकार उनको देती है 4 बोतल 5 बोतल देती है ना, भाई शराब पियो आप सर्दी वाले क्षेत्रों में। रशिया में भी ऐसा है, इसीलिए आप महिलाओं को देखते हो शराब पीते हुए, रशिया वाली महिलाएं शराब पीती है, कारण वहां पर ठीक है मामला। अब देखो वहां महिलाओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? 10, क्योंकि जनसंख्या नहीं बढ़ रही। 10 अगर किसी महिला के संतान है तो उसको अवार्ड दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा? अवार्ड क्या दिया जाएगा सर? अवार्ड सबसे सशक्तिकरण वाली महिला जिसने 10 बच्चों को जन्म दिया। अवार्ड के साथ में रहने के लिए घर, गाड़ी और नौकरी, घर गाड़ी और 10 टाबर जन्मो, अवार्ड ले लो, अवार्ड। अगर जे भारत में चालू कर दे तो है थारे मारा वर्गा मिले ही को नहीं, थारे मारा वर्गा जी बाद में कड़ा मिले तो ये आपस में ये पूछे, ये कौन पूछे बार खटे नौकरी करे, पहले तो ये पूछे कितना होगा, थारे मारा वर्गा मिले जाएगा, अब नो होगा, अब 12 महीना का मैं नौकरी मिल जाएगी, गुरु जी तैयारी करवा की जरूरत ही को नहीं, अब गाड़ी मकान से आ जाएगा, को नहीं होगा सीधो काम है। भारत में का चालू को नहीं करे, भारत में तो कहते हैं हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, कहते हैं ना